नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में चुनावों के ऐलान के साथ ही जबरदस्त हिंसा की शुरुआत भी हो गई है। अंतरिम सरकार इस हिंसा को रोक नहीं पा रही है तो भारत को इसके लिए जिम्मेदार बताने लगी है। बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था, जिस पर भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से कहा है कि अपने मसले खुद हल करे बांग्लादेश, दूसरों को दोष न दे। बांग्लादेश की सरकार का ध्यान निष्पक्ष चुनाव कराने पर होना चाहिए। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में फूटेगा बम। बड़े आंदोलन की तैयारी में पीटीआई, जेल में बंद है इमरान खान। रूस की आपत्ति के सामने झुके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ी, अब सुरक्षा गारंटी की मांग की। ईरान ने इजरायल को दी बड़ी चुनौती, हिजबुल्लाह का समर्थन बंद नहीं करेगा ईरान, हर तरह की मदद देने को तैयार। और चलते चलते में देखेंगे धरती से गायब हुए पक्षियों की कैसे हुई वापसी, विज्ञान और प्रकृति के तालमेल ने कैसे दिया नया जीवन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में मिड टर्म पोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का हिला कॉन्फिडेंस, कहा हम नहीं कर सकते हैं कोई दावा। अधिकांश सर्वे में ट्रंप की पार्टी की हार की हो रही है भविष्यवाणी। चिली में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रूढ़िवादी उम्मीदवार की बड़ी जीत, जोस एंटोनियो कास्ट ने सत्तारूढ़ सेंटर लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार जेनेट जारा को दी मात। जोस को 58.2% तो जेनेट को 48.8% वोट मिले। सीरिया की सरकार में आईएसआईएस ने लगाई सेंध, अमेरिकी सैनिकों की जान लेने का हमलावर निकला सुरक्षा बल का जवान। अमेरिका और सीरिया के बीच बढ़ सकती है दूरियां। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन, H1B वीजा और H4 वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया जांच का नियम हुआ लागू, अब पब्लिक करनी होगी प्राइवेसी सेटिंग। भारत और बांग्लादेश के बीच वैसे तो हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार बनी है, ये रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। यूनुस और उनके सहयोगी हर मौके पर भारत के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से बेहद सधी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। और अब जब बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है तो यूनुस सरकार इन रिश्तों को और बिगाड़ने में जुट गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर ये आरोप लगा दिए कि भारत की जमीन से बांग्लादेश में आतंकवाद को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश ने एक बार फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रहते हुए बांग्लादेश में अपने समर्थकों को उकसा रही हैं, उनसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह रही हैं। वो संसदीय चुनाव को रोकना चाहती हैं। विशेष ट्रिब्यूनल उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। हम भारत से अपील कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमें सौंपा जाए, जिससे उन्हें सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी पर हुए जानलेवा हमले के संदिग्धों को भी भारत में शरण मिल सकती है। ये लोग भारत भागने की कोशिश करेंगे। अगर ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करें तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण में सहयोग की अपील भी हम भारत से करते हैं। यानी बांग्लादेश की तरफ से सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा दिए गए हैं कि वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उसके पीछे भी संकेतों में वो भारत को ही दोषी ठहरा रहा है। इसे लेकर भारत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत हमेशा से बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने का समर्थन करता रहा है, जो शांतिपूर्ण माहौल में हो। भारत ने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक स्थिरता लाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ढाका अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दे, भारत पर उंगली न उठाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने कई बार चिंता जाहिर की है। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण और उनके बयानों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। ताजा बयानबाजी से ये साफ है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में रहने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात मजबूती से रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी वारदातों के लिए नहीं करने देंगे। बांग्लादेश के बाद अब बढ़ते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ।
जहां रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान से मिलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। यहां तक कि इमरान के परिवार के लोग भी उनसे नहीं मिल सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश को तो सरकार और जेल प्रशासन मानने से पहले ही मना कर चुका है। अदालतों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि इमरान को सख्त सजा दी जाए, उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए, और अगर अदालतें ये काम नहीं कर पाती हैं तो इमरान का मामला सैन्य कोर्ट में ले जाने की तैयारी है, जहां उन्हें आसानी से फांसी की सजा दिलाई जा सके। इमरान खान भी सेना प्रमुख को निशाने पर लिए हुए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का कहना है कि इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, सेना की साजिश चल रही है, जेल में ही इमरान को मारने का प्लान तैयार हो रहा है। जिस तरह से इमरान की मेडिकल रिपोर्ट छुपाई जा रही है, उनसे मिलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, उससे संकेत बेहद खतरनाक है और इसी के चलते पीटीआई के अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में पीटीआई की रैली में राज्य के सीएम मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने कहा, अगर आप लोगों से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है तो तैयार रहें। हम देश के मौजूदा शासकों से मिलकर अपनी हकीकी आजादी यानी असल आजादी हासिल करेंगे। यहाँ मौजूद लोग ये याद रखें कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान ने जेल से आजादी या मौत का संदेश दिया था, और अगर हम लोग प्रदर्शन के लिए जाएंगे तो इस बार हम या तो कफन में लौटेंगे या आजादी लेकर। अफरीदी ने कहा कि इमरान ने सरकार से बातचीत या विरोध प्रदर्शन का फैसला लेने का अधिकार पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई और सीनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। ये दोनों नेता पीटीआई के साथ विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान यानी टीटीएपी का हिस्सा है। मैंने उन्हें हर तरह के समर्थन का आश्वासन दिया है, तो जब भी उनकी तरफ से कोई बुलावा आए आपको तैयार रहना होगा और हम मिलकर देश के मौजूदा शासकों से आजादी हासिल करेंगे। अफरीदी ने आगे कहा कि मैंने 10वीं बार इमरान खान से मिलने के लिए जेल प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इस बार भी मुझे ये अनुमति नहीं दी गई है। इमरान को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अभी एक दिन पहले ही इमरान खान की पहली पत्नी जेमिमा खान ने एक्स पर एलन मस्क को टैग करते हुए मदद की अपील की थी। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लंबे समय तक अकेले रखा गया है, जो मानसिक टॉर्चर जैसा है। तो वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार इमरान खान को पागल बता रही है। सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मामले में वो बातचीत नहीं बल्कि टकराव के रास्ते पर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस के सामने यूक्रेन के सरेंडर की। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इस जंग की शुरुआत हुई थी यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ। दरअसल ज़ेलेंस्की अप्रैल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी, जबकि पहले रूस और यूक्रेन में काफी करीबी संबंध थे। यूक्रेन का नेटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए संकट बन जाता और इसी के चलते रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। इस जंग को रुकवाने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन रूस ने यह शर्त रख दी कि पहले उसे यह भरोसा चाहिए कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही सीजफायर को लेकर बात होगी। और अब रूस के दबाव में यूक्रेन झुक गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नेटो में शामिल होने की अपनी मांग को वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात यह कि रूस की तरफ से कब्जाए गए इलाकों पर दावेदारी छोड़ने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, और दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो शांति प्रस्ताव रखा था उसमें भी ये शर्त शामिल थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही रूस ने जिन हिस्सों पर जंग में कब्जा कर लिया है उसे रूस का हिस्सा मान लिया जाएगा। ज़ेलेंस्की एक शर्त तो मानने को तैयार है, लेकिन जंग में हारी गई जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की इस वक्त जर्मनी में है। बर्लिन में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर से हुई। इस बैठक की व्यवस्था जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कराई थी, और बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं कि वो जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहली, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। अब ये कहा जा सकता है कि पुतिन की ये शर्त पूरी होने वाली है। पुतिन की दूसरी शर्त डोनबास के पूरे हिस्से पर नियंत्रण है। वैसे तो डोनबास के अधिकांश हिस्से पर पहले से ही रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी यूक्रेन के पास है। ट्रंप की योजना में भी डोनबास को रूस को देने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने की बात संकेत दे रही है कि जल्द ही जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान की। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। जून में दोनों देशों के बीच जंग भी हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और अब एक बार फिर ये दोनों ही देश जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान हिजबुल्लाह का पूरी ताकत के साथ समर्थन करेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि हम हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा और जिस भी मदद की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराएंगे।
इस बीच इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान के जवैया इलाके में हवाई हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर लड़ाके जकारिया याह्या अल हज की मौत हो गई है। फिलहाल इजराइल के दावे की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने यह जरूर साफ कर दिया है कि वो शांत नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने कहा, इजराइल का हिजबुल्लाह से हथियार छीनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, भले ही पूरी दुनिया लेबनान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े। हम युद्ध विराम के बाद से इजराइल द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई को आक्रामकता का ही विस्तार मानते हैं और ये उल्लंघन न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे लेबनान के लिए खतरनाक है। आक्रामक दुश्मन को जवाब देना सरकार और सेना दोनों का कर्तव्य है। नईम ने कहा कि हम अपनी प्रतिरोध की क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक रणनीति के लिए कर रहे हैं। हमारा किसी पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम इजराइल और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हथियार डालना लेबनान के विनाश का कारण बन सकता है। सीरिया हमारी आंखों के सामने है और हमें उससे सबक सीखना चाहिए। कासिम ने आगे कहा कि हमारी प्रतिरोध करने की क्षमता के कारण ही इजराइल ने लेबनान के जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था उसे हमने मुक्त कराया था। दरअसल अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, जिससे ईरान पर जब इजराइल और अमेरिका हमला करे तो उन्हें कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन हिजबुल्लाह के विरोध ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का प्लान पश्चिम एशिया में काम नहीं कर पाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे नेचर और साइंस के तालमेल की। क्या आप मिरेकल्स यानी चमत्कार में यकीन करते हैं? शायद नहीं, लेकिन नेचर में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसे मिरेकल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, हमारी आज की कामकाजी दुनिया से दूर जानवरों और पक्षियों की दुनिया यानी जंगलों से कुछ ऐसी जानकारी आई है जिसे हम नेचर का चमत्कार कह सकते हैं। दरअसल जो प्रजातियां धरती से लगभग गायब हो चुकी थी, आज वो फिर से जंगलों में घूम रही हैं और आसमान में उड़ान भर रही हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारी कंजर्वेशन टेक्निक्स, कोशिश और कुदरत के तालमेल से। आइए जानते हैं कि किन किन एनिमल्स और बर्ड्स की वापसी हो चुकी है। रेड काइट, ब्रिटेन का ये खूबसूरत पक्षी 1800 के दशक में लगभग खत्म हो गया था, पर स्पेन और जर्मनी से लाए गए चंद परिंदों को ब्रिटेन के चिल्टर्न्स में जैसे ही छोड़ा गया, तस्वीर ही बदल गई। आज ये यूके की सबसे तेजी से बढ़ती प्रजातियों में से एक है। अब आप इसे कई इलाकों में आसानी से देख सकते हैं। चेकर्ड स्कीपर तितली, 1976 में इंग्लैंड से गायब हो चुकी ये नन्ही तितली अब फिर से उड़ने लगी है। बेल्जियम से लाई गई तितलियों ने नॉर्थहैम्पटन शायर के फाइन शेड वुड को अपना नया घर बना लिया है। सही देखभाल ने साबित कर दिया है कि खोया हुआ सब वापस आ सकता है। स्पिक्स मैको, इसे फेमस ब्लू बर्ड भी कहा जाता है। ब्राजील के इस स्पिक्स को मैको जंगल से गायब ही मान लिया गया था। सिर्फ 20 पक्षी कैद में बचे थे, पर आज ट्रेनिंग और सुरक्षित प्रजनन के दम पर कई पक्षी वापस ब्राजील के काटिंगा में छोड़ दिए गए हैं। अरबियन ऑरिक्स, 1960 के दशक में सूखे और शिकार ने इन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन एक खास ब्रीडिंग प्रोग्राम ने इन्हें नई जिंदगी दी। 1962 में शुरू हुआ ये मिशन सफल रहा और 2016 तक करीब 1200 ऑरिक्स वापस खुले जंगलों में दौड़ रहे हैं। इन सब के बीच एक और उम्मीद बाकी है, जिसका नाम है मोआ। जी हाँ, न्यूजीलैंड का विशाल मोआ पक्षी करीब 600 साल पहले शिकार की वजह से खत्म हो गया था। अब वैज्ञानिक इसके डीएनए से इसे क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एडवांस साइंस का चमत्कार होगा जो बताता है कि भविष्य में कुछ भी मुमकिन है। इससे पता चलता है कि साइंस और कुदरत के तालमेल से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।